अथॉरिटी का ये काम होगा कि वो जो भी चीजें हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कानून को बताए, कानूनन मदद ले। और उसमें बहुत सारे मैंने कानून के लॉज, सिस्टम्स और ये सारे मैंने अपने स्लाइड्स में डाले हैं। जैसे द ईयर ऑफ 2013 एक नया एक्ट बना एंड द एक्ट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर जेंडर जस्टिस। उसमें ये बताया गया 2013 एक्ट में कि अगर किसी भी जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या उसका मेंटल हरासमेंट होता है, फिजिकल हरासमेंट इज वेरी बिग थिंग, लेकिन उससे भी बड़ी बात है मेंटली किसी को कोई परेशानी होती है या उसको किसी तरीके से सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है या उसको उसके राइट टू एजुकेशन से रोका जाता है। जैसे हम देखते हैं ट्रांसजेंडर अगर स्कूल जाते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा-सा अलग फ़ील करते हैं। लाइक उनको लगता है कि हम इस समाज का हिस्सा नहीं हैं या हम उतना कैपेबल नहीं हैं या हम इनसे थोड़ा-सा डिफरेंट हैं। अगर उनको ये फ़ील किसी और की वजह से कराया जाए, तो ये कानून के दायरे में आता है, ये 2013 का एक्ट है। वर्क प्लेस सिक्योरिटी में कमिटी जो कॉलेज स्तर पे इंस्टीट्यूशंस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बनेगी, अगर वो कमिटी उस कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेता, जो कंप्लेंट वहाँ के किसी स्टूडेंट ने, वहाँ के किसी फैकल्टी ने, वहाँ के काम करने वाले किसी कर्मचारी ने की है और अगर उसकी इस कंप्लेंट को सीरियसली उस कमिटी ने नहीं लिया और वो डायरेक्टली कानून के पास जाता है, तो नो डाउट उस पे प्रोसीड होगा कानून और उस कमिटी पे भी ऑब्लिगेशन आएगा। बिकॉज़ 2013 के एक्ट में ये क्लॉज़ है कि वर्क प्लेस सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर वहां वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो कंपनी विल लायबल टू पे फाइन एंड द एक्स्ट्रा चार्जेस, जो भी उस टाइम उस कंप्लेनेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। सो दैट इज द वर्क प्लेस सिक्योरिटी एक्ट इन 2013। जेंडर जस्टिस में जो मैंने आपसे पहले बात कही कि जेंडर जस्टिस is not a definition. Gender justice is a feeling. Gender justice एक समझने का तरीका है कि आप किसी को ह्यूमन बीइंग की तरह समझें। इसमें मैं दो बातों पे फोकस करूंगी। पहली बात है कि एक्सटर्नल वर्क क्या थे, इंटरनल वर्क क्या थे और उनमें डिस्क्रिमिनेशन आने की वजह से, उसको कम या ज्यादा आंकने की वजह से जेंडर जस्टिस नहीं हो पाया। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज योर ओन रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आपके रिस्पेक्ट देने के बदले अगर ये समझने लग जाए कि आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो इसीलिए आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अभी सोसाइटी में यही होता है। महिलाओं ने पुरुषों के एक्सटर्नल स्ट्रगल को देखते हुए राइट फ्रॉम द एंशिएंट टू टिल डेट उनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया कि शायद से घर से बाहर ज्यादा स्ट्रगल था इसलिए पुरुष सम्माननीय है। कालांतर में चलता आया कि पुरुषों को ये लगने लग गया कि सम्मान के तो हम ही हकदार हैं, महिलाएं नहीं है। इस बात का डोमिनेशन महिलाओं ने फील किया, फिर महिलाओं ने भी निकल के ये कहा कि हमें भी बराबर सम्मान चाहिए। जब ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी सम्मान चाहिए, तो ये जो अनस्टेबिलिटी पैदा हुई, इसने जेंडर जस्टिस को डेफिनेशन में लाने के लिए मजबूर किया। हमें ये समझना चाहिए था कि एक्सटर्नल स्ट्रगल अलग है, इंटरनल स्ट्रगल अलग है। सोसाइटी इज द सिस्टम, लाइक ट्रैफिक इज द सिस्टम। इस समाज को चलाने के लिए ट्रैफिक एक सिस्टम बनाया। अगर ट्रैफिक सिस्टम नहीं होता तो रोड पे क्या स्थिति होती हम अच्छे से जानते हैं। अगर सोसाइटी को चलाने के लिए मैन वुमेन की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बांटी जाती तो सोसाइटी का सिस्टम डैमेज हो जाता। लेकिन इसमें ये कहीं भी नहीं था कि महिलाएं वो काम नहीं कर सकती या महिलाएं उस काम में आगे नहीं आ सकती। आपने देखा होगा हमेशा कहा जाता है कोई बच्चा अगर खास तौर से लड़का अगर खाना बनाने में रुचि ले तो उससे बोले तुम्हारा काम नहीं है, लड़कियों का काम है। व्हाई? अगर वो ये काम करता है तो ये काम उसका एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को कम नहीं करता है, वो उसकी कमाने की या उसको आगे बढ़ने की रुचि को कम नहीं करता है, वो उसका एक एक्सटर्नल एक्टिविटी को प्रमोट करता है। हो सकता है वो इसके साथ और भी कुछ अच्छा करे। महिलाओं को अगर वो कोई रिवॉल्वर पिस्टल में इंटरेस्ट लेती है तो उनको बताया जाता है ये तुम्हारा काम नहीं है। खाना बनाना उनका काम हो सकता है, लेकिन रिवॉल्वर चलाना भी उनका भी काम हो सकता है। राइट फ्रॉम द एंशिएंट इतने सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। तो जेंडर जस्टिस में पुरुष
क्या काम करेंगे, महिलाएं क्या काम करेंगी, ट्रांसजेंडर क्या काम करेंगे, ये प्री डिसाइडेड नहीं होना चाहिए। आप अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आप उसमें प्रयास करिए, आप उसके लिए ट्राई करिए। बाद में जब जेंडर जस्टिस पे हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि पुरुष की बात हो रही है और महिला की बात हो रही है। हम ट्रांसजेंडर को उतना इंक्लूड नहीं करते। इस प्रकृति में बनाई गई हर एक चीज महत्वपूर्ण है। ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन नेचर। सो व्हाई हमने ट्रांसजेंडर को इतना डिसगाइज किया, उसको हमने सीरियसली नहीं लिया, उसको हमने कभी उस नजरिए से नहीं देखा। जब कोई ट्रांसजेंडर वेल एजुकेटेड होता है और वो कहीं वर्क प्लेस पे जाता है तो उसके साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है कि आप सोसाइटी का पार्ट नहीं हो। ये जो मेंटालिटी है, इसको हमें फीलिंग में कन्वर्ट करना है कि कोई भी पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर नहीं है। जेंडर जस्टिस के हिसाब से वो सिर्फ एक मनुष्य है, वो एक सिर्फ ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग का रिस्पेक्ट करना, इट्स आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अपनी जेंडर जस्टिस को, वर्क प्लेस सिक्योरिटी को हमेशा एक मैटर के रूप में देखा कि हम इस पे बात करते हैं, इसमें कानून प्रावधानों की बात करते हैं। नो डाउट 2013 में एमपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रावधान लाए, लेकिन प्रावधान लाना, सिस्टम को बनाना, लेकिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, सिस्टम लोग अपने अंदर अडॉप्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझाना बहुत जरूरी है। क्यों कोई महिला के साथ जब एक दो बार कुछ गलत होता है तो वो किसी पुरुष अधिकारी के पास जाने से क्यों झिझकती है? ये अभी तक ये चेंज इस देश में क्यों नहीं आया? ये जेंडर जस्टिस है। उसको हमेशा ये इनसिक्योरिटी क्यों लगती है कि मेरी वहां सुनी नहीं जाएगी? उसको हमेशा ये क्यों लगता है कि मेरे साथ जो गलत होगा, अगर मैं ये किसी को बता दूंगी तो मेरी बदनामी होगी? दैट इज जेंडर इनजस्टिस। उसको ये सिक्योरिटी फील क्यों नहीं होती कि एक पुरुष या महिला अगर वो किसी कुर्सी पे बैठा है और वो किसी पद पे बैठा है तो वो पद महत्वपूर्ण है, उसके काम महत्वपूर्ण है, उसका जेंडर महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक महिला जब किसी चीज से प्रताड़ित होती है और कहीं कंप्लेंट करने जाती है तो वो सबसे पहले अपने दिमाग में लाती है कि वहां कोई चार आदमी बैठे हैं। जनरली महिलाओं का मैंने देखा है, जब मेरे पास आती है तो किसी को साथ लेके आती है। मैं उनसे पूछती हूँ आप अकेले क्यों नहीं आए? मैडम थोड़ा ठीक रहता है। क्यों महिलाओं ने अपने आप को इतना कमजोर समझा? उनको क्यों लगता है कि उन्हें हमेशा किसी की जरूरत होती है? क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ आएगा तो ही मैं अपनी बात कह पाऊंगी? ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, दैट इज द वेरी मच, दैट इज वेरी बिग हर्डल फॉर सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा हर्डल है। उनको क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है? पुरुष अगर किसी दिन किचन में खाना बना रहे हो और आप किसी रेंडमली उनके घर चले जाइए तो दे आर प्रिटेंडिंग बस आज ही कर रहा था, इन जनरल में करता नहीं हूँ। क्यों? ऐसा ऐसा कौन सा वेद शास्त्र और ऐसे कौन से ग्रंथ में लिखा गया था कि महिलाएं ही खाना बनाएंगी, पुरुष नहीं बनाएंगे, उनके लिए बड़ा गलत हो जाएगा? इस देश में बेस्ट होटल्स में कुक जो है, शेफ जो है, वो पुरुष होते हैं। लेकिन इस काम को डिस्ट्रीब्यूट करना गलत नहीं था, लेकिन इस काम को किसी के लिए फिक्स करना गलत था। ये जेंडर इनजस्टिस था। जेंडर जस्टिस है, कोई भी काम किसी के लिए फिक्स नहीं होना चाहिए। कैपेबिलिटी के हिसाब से काम चूज करना चाहिए। आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, आप उसको करिए। महिलाओं को मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने लेक्चर्स में बोलती हूँ, आपको क्यों कहीं जाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है? आप चार जगह अपनी बात रखिए। आपके साथ गलत होता है, आप उसको चिल्ला चिल्ला के बताइए। बिकॉज दैट इज जेंडर इनजस्टिस कि आप नहीं कह पा रहे हो और आपके साथ गलत होता जा रहा है, होता जा रहा है। कानून के प्रावधान आपको कानून बन के एक बुक में समेट दिया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया 2013 में जो कमेटी की बात की गई है उसमें दो महिलाओं को रखने की बात की गई है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस सिक्योरिटी में एक इंटरनल कमेटी बनाएगा, उस कमेटी में कम से कम दो महिलाओं को रखा जाएगा। महिलाओं को रखने के पीछे का मकसद ही ये था कि महिलाओं के पास जाकर महिलाएं अपनी बात कह सकती हैं। पर कई बार कई महिलाओं को मैंने ये बोलते हुए सुना है, ठीक है मेरे साथ भी हुआ था, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके करते करते कई साल तक महिलाओं का हरासमेंट होता जाता है और उनको ये लगता है कि हम बाहर काम करने के लायक ही नहीं है। कई बार आपसे जोर से चिल्ला दिया जाता है। महिलाएं उस तरीके से बात कभी नहीं कर पाती, कभी कर पाती हैं। जब उनको जोर से चिल्लाया जाता है,
घूर के देखा जाता है, डांट दिया जाता है, पब्लिकली इंसल्ट किया जाता है, लड़कियों से नहीं होता, दिस इज ऑल्सो कम्स इन एक्ट। ये भी कानून के दायरे में आता है। आप बिलीव करिए, आप लोगों को लगता होगा, कई महिलाएं अगर मेरी बात सुन रही हैं, आपको लगता है कि आपको किसी ने पब्लिकली डांट दिया, ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है, ये एक्ट में दिया हुआ है। आपको पब्लिकली डांटना भी आपका मेंटल स्टैंडर्ड को हानि पहुंचाना है। आपका मेंटल पीस बिना आपकी गलती के अगर कोई खत्म करता है, डिसॉल्व करता है, परेशान करता है, दिस इज ऑल्सो कम्स इन एक्ट। आपको ये बताया जाता है, आपको कम वेजेस दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज कि आप लड़कियों लड़कियों से तो नहीं होता है। कई बार मैंने बहुत बड़े स्तर पे ये देखा कि ये वाला क्राइम बहुत बड़ा है, लेडी ऑफिसर नहीं कर पाएगी। बाद में हम कई लेडी ऑफिसर्स, मेरी कई सीनियर ऑफिसर्स मुझे बहुत सपोर्ट करती है और उन्होंने मुझे बताया कि आप इसके लिए बोलिए, ये बड़ा क्राइम है, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। बड़ा क्राइम है, छोटा क्राइम है, वो क्राइम है, उस क्राइम को हम करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रुचिवर्धन मैडम यहाँ पर डीआईजी थी इंदौर में, और इंदौर में डीआईजी मैडम ने जो काम किया है वो पिछले 50 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया। जीतू सोनी वाला केस वेल नोन केस था, ये जेंडर जस्टिस से हुआ, बिकॉज सारे सीनियर ऑफिसर्स ने, इनफैक्ट इंदौर की पब्लिक ने मैडम पे विश्वास किया। कभी मैडम की वर्क कल्चर को देख के, मैडम के काम करने के स्टाइल को देख के हमें कभी नहीं लगा कि वो पुरुष से कम है, या वो उससे कमतर काम कर सकती हैं, या उनका नॉलेज कम है, या उनका फिजिकल स्टेमिना कम है। हर बार हर पॉइंट पे मैडम हमें पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, इन सबसे ऊपर उठ के एक बहुत ही अच्छी मनुष्य मिली, जिन्होंने हमें गाइड किया, एक बहुत बड़े मिशन को सक्सेसफुल किया, इंदौर को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला, जो शायद से इतने 50 सालों में लोगों ने सोचा तो लेकिन किया नहीं। तो ये एकदम रीसेंट और प्रैक्टिकल एग्जांपल था जो बताना बहुत जरूरी था। उसके बाद आशा माथुर मैडम है, इंदौर में ही है, आईजी है, शी वाज द फर्स्ट लेडी डीएसपी ऑफिसर इन एमपी, जिन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने सारे सारे ब्रूटली किल्ड मर्डर और सारे ऐसे ऐसे सीन को देखकर, जो जो महिलाओं को, जिसको देख के लगता है कि हम नहीं देख पाएंगे, हमें डर लगेगा, एक फियर था, दे वाज स्कैर्ड कि नहीं हमसे नहीं होगा, इन सबको मैडम ने क्रैक किया। उसके बाद हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। सो दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट पुलिसिंग। मैंने, जब मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी, बाय डिफॉल्ट आई एम आल्सो इंजीनियर, तो जब मैं कॉलेजेस में पढ़ाती थी तो मैंने देखा कि लड़कियों का प्लेसमेंट में उस तरीके की रुचि नहीं होती थी जितना लड़कों की रुचि होती थी। और लड़कों की रुचि इस बात में भी होती थी कि अगर हमारा यहाँ प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम बाहर जाके स्ट्रगल करेंगे। लड़कियों का ये था कि कैसे भी करके यहाँ हो जाए, अदरवाइज हम कुछ और सोचेंगे। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसने हमें पीछे धकेला है। हमने प्रोवोक नहीं किया, हमने मोटिवेट नहीं किया गर्ल्स को कि आपको करियर में एक सर्टेन पोजीशन बनानी ही है। करियर आपके लिए ऑप्शनल नहीं हो सकता, करियर आपके लिए चॉइस नहीं हो सकती, करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स योर बेस। ये जेंडर जस्टिस है, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हम इसकी कभी बात ही नहीं करते कॉलेज में। मैंने देखा है, मैं जब छोटे प्लेसेस पे सेमिनार लेने जाती हूँ तो उनको लगता है, आदिवासी बच्चियां मुझसे मिलती हैं, उनको लगता है कि अच्छा मतलब हमें नौकरी मिलेगी, हमें सरकार नौकरी देगी। इतना अनअवेयरनेस आज भी इस इंडिया में है, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर इनजस्टिस। क्योंकि उनको इतना बता दिया कि आप लड़की हो, आप लड़की हो, आप लड़की हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आपको इस बात में डर लगेगा, ये आपसे होगा नहीं। दैट इज जेंडर इनजस्टिस। बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स इंदौर में स्कूल में जाते हैं। हमने 7 ट्रांसजेंडर बच्चों को रेस्क्यू किया था, समवॉट प्लेस है इंदौर में जहां से मैंने 7 बच्चों को रेस्क्यू किया। उन बच्चों को रेस्क्यू करके हम लाए, वो नहीं जानते थे कि वो ट्रांसजेंडर हैं, उनमें क्या फिजिकल चेंजेस हैं, वो नेचुरली वैसे बनाए गए हैं। जब हमने उनको रेस्क्यू किया, यहाँ पर जीवन ज्योति करके स्कूल चलता है, उस पे हमने उनको एडमिट कराया, वो बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए, दे आर वेरी मच नॉर्मल। अब वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब वो जिस परिस्थिति में हमें मिले, जिस तरीके से वो रहते थे, जो हरासमेंट उनका होता था, दैट इज जेंडर इनजस्टिस। हमने इस पक्ष को कभी नहीं देखा। हम जब किसी पोजीशन पे होते हैं, हम कहीं पहुंच जाते हैं, तो हम अपनी सक्सेस में, अपने कामों में, अपनी चीजों में इतना खो जाते हैं कि हमें कभी
कभी इस बात की जरूरत नहीं लगती कि हम एक बार रुक के ये सोचे कि इस देश में, इस समाज में हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसजेंडर्स के साथ मिसबिहेव हो रहा है। हमने ट्रांसजेंडर को कभी काउंसिल नहीं किया एजुकेशन के लिए, हमने उनको कभी नहीं कहा कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट बन सकते हो। ये किसकी कमी थी? दिस इज आवर वेल एजुकेटेड लैकुना, हमारा लैकुना था, हमने उनको नहीं बताया। दैट इज जेंडर इनजस्टिस। 2000, 2001, 2005 टिल इतना डिबेट चला, उसमें बहुत सारे कानून आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में कहा कि ट्रांसजेंडर को भी इस देश में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपना शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, उसमें लिखा कि इनको अपना शिक्षा लेने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। उसके बाद आर्टिकल 19 इनके लिए एप्लीकेबल है। ये क्यों नहीं बोलते, अपनी बात क्यों नहीं रखते? उसके बाद से ट्रांसजेंडर्स ने अब अपने छोटे बच्चों को जो उनके पास आ जाते हैं या जिनके घर में ट्रांसजेंडर बच्चे पैदा होते हैं, तो वो अब ये बाहर नहीं भेजते अपने बच्चों को। अपने बच्चों को दे आर प्रमोटिंग फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस, वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक आई कैन थीम रिगार्डिंग जेंडर इनजस्टिस। वर्क प्लेस सिक्योरिटी पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। वर्क प्लेस सिक्योरिटी पे मेन, वुमेन और जो भी लोअर स्टाफ में स्पेशली विमेन, महिलाएं काम करती हैं, टाइम बाय टाइम उनका एक सोशल गैदरिंग होना चाहिए जिसमें वो अपनी बात रखे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये कंपल्शन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स कि वो महिलाएं बैठ के अपनी बात बताएं अपने सीनियर्स को, सीनियर महिलाएं भी उस बात को समझे। बिकॉज कोई भी घटना अचानक से नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ बेस होता है। एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, उसमें प्रोफेसर लेडी का कंप्यूटर सुधारने एक आदमी आता है। उस आदमी की दोस्ती उस कॉलेज के एक स्टूडेंट से हो जाती है और वो बोलता है कि ये मैडम का सिस्टम सुधार के इसका डेटा मेरे पास ले आओ। दिस इज एक्चुअली साइबर क्राइम। पर मुझे जो वर्क प्लेस सिक्योरिटी है इससे ये रिलेवेंट है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी का केस है, पिछले 2 महीने पहले मैंने इसको हैंडल किया। इसको मैंने मीडिया में नहीं आने दिया, किसी को बताया नहीं, जस्ट बिकॉज कि किसी की रेपुटेशन से रिलेटेड था। पर इस एग्जाम्पल को बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस सिक्योरिटी पे। तो वो जो लेडी जो प्रोफेसर थी, उन्होंने अपना सिस्टम किसी को सुधारने दिया। एक स्टूडेंट ने उस टेक्नीशियन को बोला कि मैडम के सिस्टम का डेटा ले आओ। उस टेक्नीशियन ने बहुत थोड़े से पैसों के लालच में मैडम का सिक्योर डेटा, जो उनका पर्सनल डेटा था, वो उस स्टूडेंट को शेयर कर दिया। स्टूडेंट ने उस डेटा को लेके, स्टूडेंट समवॉट कुछ जानता होगा, उसने उस डेटा से मैडम को परेशान करना स्टार्ट किया। मैडम ने जब ये बात अपने ऑर्गेनाइजेशन में बताई कि मेरे डेटा को इस तरीके से डिलीट किया गया और मेरा डेटा इस तरीके से चोरी हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने पुरजोर कोशिश करी इस मैटर को इंटरनली दबाने की। दिस इज इनसिक्योरिटी ऑफ वर्क प्लेस। वो मेरे परिचित थे, मेरे पास आए, मैंने डायरेक्टर से बात करी, मैंने इस केस को रजिस्टर किया, मैंने इस केस को कहीं पब्लिश नहीं होने दिया, पर उस स्टूडेंट को मैंने जेल तक पहुंचाया। आज तक भी उस लड़के की जमानत मैंने नहीं होने दी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क। कहने का मकसद ये था कि ये जेंडर इनजस्टिस है। अगर उस महिला का डेटा चोरी हुआ, डेटा चोरी होना ज्वेलरी और पैसे चोरी होने से ज्यादा खतरनाक है, ये जो हम हर रोज फील कर रहे हैं साइबर पुलिस होने के नाते। एक बार आपका गोल्ड चोरी होता है, आपके पैसे चोरी होते हैं, इट विल रिकवर। लेकिन अगर आपका डेटा चोरी होता है, यू विल नेवर रिकवर। वो इतनी जगह घूम घूम के पहुंच जाएगा। हम आज साइबर के एरा में जी रहे हैं, आप कभी उसको बैकअप में नहीं ले सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसको मार्केट से डिलीट नहीं कर सकते। सो ये क्राइम था जिसमें मुझे जेंडर इनजस्टिस दिखा। अब डॉक्टरेट हैं, आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप इंटरनेशनल समिट्स करा रहे हैं, और एक लेडी के साथ गलत हो रहा है तो आप उस बात को रखने नहीं दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो लेडी है, और आपके इंस्टीट्यूशन की बदनामी होगी। इंस्टीट्यूशन की बदनामी इस बात में नहीं थी कि आपने कोई कंप्लेंट करी या आपके यहाँ ये क्राइम हुआ। इंस्टीट्यूशन की बदनामी इस चीज में थी कि आपने वो बात बाहर नहीं आने दी, आपने उस बात को दबाने की कोशिश करी। ये इंस्टीट्यूशन के लिए इनसिक्योरिटी वाली बात थी। सो दैट
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेंडर इनजस्टिस किसी डेफिनेशन में नहीं आता, किसी परिकल्पना में नहीं आता, किसी सोच में नहीं आता। जेंडर जस्टिस सिर्फ फीलिंग है। इन अ सिंगल डेफिनेशन, जेंडर जस्टिस इज फीलिंग। इसके बाद एक सेकंड पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन हम बहुत बार बार पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा ये कहा कि मेल और फीमेल को बराबर वेजेस दिया जाए, मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, आर्टिकल 15 ने कहा। उसके बाद 2013 ने उसको कॉन्क्रीट रूप दे दिया। क्या हम वैसा कर पाए? क्या हमने प्रैक्टिकली वैसा देखा? क्या हमने कभी अपने घर में मेड को रखा काम पे तो नॉर्म्स को फॉलो किया? कभी हमने घर में ड्राइवर रखा तो उस नॉर्म्स को फॉलो किया? क्या कभी हमने अपने ड्राइवर को, अपने घर में काम करने वाली मेड को अपने डाइनिंग शेयर करने दिया? दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमने कभी उनको अपने तक समझा ही नहीं, बिकॉज हमने उनको अपने से अलग समझा या अपने से कम समझा। तो ये सारे फैक्टर्स जेंडर जस्टिस में आते हैं। जेंडर जस्टिस पे जब बात होती है तो सिर्फ महिला पुरुष की बात होती है। जेंडर जस्टिस एक एब्स्ट्रैक्ट शब्द हो सकता है अगर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना हो। जेंडर जस्टिस महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, इनफैक्ट पुअर मेल फीमेल भी हो सकते हैं। आप इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है जेंडर जस्टिस से रिलेटेड। If anyone asks the question, then raise your hands. नेहा ना नेहा है ही नहीं मीटिंग में। एक बार और बोलते हैं। Anyone, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रेज करिए हैंड। ये मृगाक्षी तिवारी, मृगाक्षी को पूछना है। मैंने आज तो यस मृगाक्षी। मैम गुड आफ्टरनून मैम। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली मुझे आपसे ये चीज पूछना है कि जैसे अभी आपने गवर्नमेंट लॉज के बारे में, एक्ट्स के बारे में बताया है। मैम आपको पता है ये गवर्नमेंट लॉज, ये एक्ट कई बार तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता भी नहीं होता है कि इतने इतने एक्ट्स वुमेन्स के लिए बने हैं। और मैम क्या ये गवर्नमेंट प्रॉपर फॉलोअप्स लेती है कि हम जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करें? जैसे कि आप हो तो आपने बताया कि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर उन केसेस को लेकर मैंने हैंडल करा है वुमेन्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मैम बोलते हैं ना कि हमारा जो वुमेन्स का जो रहता है कि हमारा एक बार अगर पूरी सोसाइटी में अगर हमारे लिए अगर किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल दिया, वुमेन्स कैरेक्टर के बारे में बोल दिया, तो कहीं ना कहीं उसको तो भी हम नेगेटिव स्टीरियोटाइप बोलते हैं कि हम स्टीरियोटाइप जो हमारा हो जाता है कि ये वुमेन्स के साथ ऐसा हुआ है, इस औरत के साथ में ऐसा हुआ है तो ये बार बार उसके साथ होता है, चाहे एक बार वो कंप्लेंट फाइल हो गई हो। मैम सेकेंड चीज मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने जितने एक्ट्स बनाए हैं क्या ये फॉलोअप्स में आते हैं? एग्जैक्टली आपके दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेरियोटाइप सिस्टम जो है इसमें महिलाओं के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उनको पूरी जिंदगी इस नजर से देखा जाता है कि इनके साथ ये हुआ था, ये हुआ था। पहला क्वेश्चन आपका ये, पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगी फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाऊंगी। ये जो फीलिंग है कि आपके साथ गलत हुआ है, ये फीलिंग हम खुद अपने अंदर लाते हैं। मतलब जो पीड़ित होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, जो कंप्लेन करता है, उसको खुद गिल्ट लगने लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। आपके साथ गलत इसलिए नहीं हुआ कि आप गलत थे, आपके साथ गलत इसलिए हुआ कि आप उन चीजों को टाइमली समझ नहीं पाए। पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, गलत और सही कुछ होता ही नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ होता है। अगर कुछ गलत ना होना होता तो पुलिस कोई सिस्टम ही ना बनता। गलत हुआ है तो गलत को सही किया जाएगा। तो ये गिल्ट महिलाओं को अपने दिमाग से निकालना होगा। किसी भी चीज का गिल्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। और गिल्ट को निकालने की शुरुआत हमें खुद करनी होगी। हम सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी कौन है? सोसाइटी हम है। ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रैफिक सिस्टम किसी और के लिए नहीं है, हमारे लिए। मैं एग्जांपल देती हूँ सोसाइटी का ट्रैफिक सिस्टम से। अगर ट्रैफिक आज बर्बाद कर दो पूरे इंदौर का तो क्या होगा? क्या मैशी क्रिएट होगा? कैसे एक्सीडेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे? ये सिस्टम जो है
ट्रैफिक को सही करने के लिए बनाया, ऐसे ही सोशल नॉर्म्स सोसाइटी को सही करने के लिए बनाए। और अगर इसमें किसी को गलत होता है तो उस टैबू से आप बाहर निकलो। मैं यही तो आपसे कहना चाहती हूँ। आप क्यों इस बात को मानते हो कि आपके साथ गलत हुआ? आप एक्सेप्टेंस नहीं मत लाओ इस बात को। किसी भी लड़की को अगर उसके साथ कभी गलत हो जाता है, लड़कियां इमोशनली वीक होती हैं, इमोशनल कोशेंट होता है उनके अंदर ज्यादा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो उनको अगर उनके साथ कुछ गलत होता है या उनके साथ कोई छल कर दिया जाता है, पर्सोनेशन होता है, चीटिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, तो उनको बताना चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है। उनको इस चीज को छुपाने या दबाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने मुझसे प्रश्न किया कि क्या ये रूल्स नॉर्म्स हमें पता क्यों नहीं चलते और ये ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं या नहीं है। सो आपको मैं बताऊं, हमने भी ये अभी हमारा नेशनल सेमिनार था मई में, तो मैंने ये बात बोली थी कि ये सारे नॉर्म्स हमें बच्चों के स्कूल्स में एकेडमिक सिलेबस में इनका एटलीस्ट डेफिनेशंस और एक्ट डालने चाहिए, जिससे ये अवेयरनेस हो। हमारे यहाँ बच्चों की रुचि बहुत कम होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में, भारत में बनने वाले रूल्स को पढ़ने में। जितने भी सारे रूल्स बनते हैं वो सारे रूल्स गजट में प्रकाशित होते हैं, गजट प्रिंट करता है उनको। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे सारी नॉवेल्स पढ़ेंगे, सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, लेकिन कभी इंडियन गजट को पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। अगर हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं, मतलब मुझे आश्चर्य होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने और लंदन मतलब यूके गवर्नमेंट ने ये कंपल्शन किया है कि वहां के जितने भी नॉर्म्स रेगुलेशंस रूल्स बनेंगे वो बच्चों के सिलेबस में आते जाएंगे और उनके घर पे कंपल्सरली वो बुकलेट पहुंचता है, हर एक सिटीजन के घर पे, स्पेशली बच्चों के पास। उनको बताया जाता है कि आपके लिए क्या रूल्स हैं। हमारे यहाँ पेरेंटिंग और सोशल स्ट्रेटजी में ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हम बच्चों को बताएं कि हमारे देश में क्या कानून है। तो इसके लिए अवेयर हमें खुद होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन में हर बार गवर्नमेंट का लेटर जाता है कि ये कानून महिलाओं के लिए आ चुके हैं, आप अपने संस्था में इसको लागू करिए। संस्था में भी उसकी बढ़िया फाइल बन जाती है। जितनी भी संस्थाएं इस इंदौर में या इंदौर के बाहर चल रही होंगी, वो थोड़ी भी ठीक ठाक संस्था है तो उनके पास, सबके पास एक फाइल होती है। हमारे पास ये पावर होता है कि हम जाके उस इंस्टीट्यूशन में चेक करें कि आपने इस नॉर्म्स की फाइल को रेडी करके बच्चों तक पहुंचाया कि नहीं। तो वो फाइल रेडी होती है, बच्चों तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये अकाउंटेबिलिटी हम तय नहीं कर पाए इंस्टीट्यूशंस की। दैट इज द लेकुना। हमसे मतलब लेकुना ऑफ गवर्नमेंट। हमसे पूछा जाता है कि अवेयरनेस है क्या नहीं, लोगों को पता है कि नहीं, तो हम इंस्टीट्यूशंस में कांटेक्ट करते हैं टाइमली। हमारी उसके लिए एक सेपरेट सिस्टम है जो पूछता है कि भाई ये रूल्स हैं, महिलाओं के लिए हैं, बच्चियों के लिए हैं, ये स्कूल में पहुंच गए। हम भी कंफर्म करते हैं पहुंच गए। पहुंचते तो हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं किए जाते। बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते क्योंकि उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, उसका प्रचार प्रसार नहीं है। हम अपने इंडियन चैनल्स, हम लोकसभा, राज्यसभा, दूरदर्शन नहीं देखते, उस पे ये ऐड आते हैं। तो इसलिए ये, अगर ये रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हमें पता नहीं चलता तो ये हमारी अवेयरनेस की कमी है। रूल्स हैं, आपको आपकी किताब में लिखा हुआ ज्ञान आपके तब काम आएगा जब आप उसके बारे में पढ़ोगे। रूल्स रेगुलेशंस आप जानोगे समझोगे तब तो आप उसका यूज करोगे। अगर किसी एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट है और 50 फ्लैट में एक फ्लैट वाले भी किसी बच्ची ने किसी रूल को पढ़ा है, तो उस 50 फ्लैट में से 49 फ्लैट सिक्योर हो गए, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो एक बच्ची उनको बता देगी। तो दैट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। हमने जागरूकता नहीं फैलाई। दूसरा, हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हमने ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करी। हमने फैक्ट्रीज में, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सारी फैक्ट्रीज भी होगी, इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, जो भी वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस सिक्योरिटी में हमने नॉर्म्स भेज दिए कि ये नॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है, अगर ट्रांसजेंडर काम करने आते हैं उनके लिए। लेकिन हमने उसका अकाउंटेबिलिटी तय नहीं किया और हमने उस अवेयरनेस को पहुंचाया नहीं। ये गलती उस ऑर्गेनाइजेशन की है, ना कि गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने उसको अकाउंटेबल नहीं बनाया कि आप हमें आके बताइए। सो दैट एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, खास तौर से बच्चियों की। मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने बारे में समझें कि आपके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, कितने कानून हर साल तकरीबन 2000 से लेके अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। उस अमेंडमेंट्स में बहुत सारे कानून महिलाओं के लिए आए हैं। मैं आपको बताती हूँ, 498 है, आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड का 498,
जिसमें ज्यादातर लोगों को पता होता है कि वो दहेज प्रताड़ना में लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार का मेंटल, फिजिकल क्रुएलिटी, हरासमेंट आपके साथ होता है तो 498 लगता है। आईपीसी 354, आईपीसी 354 की बहुत सारे क्लॉज है। आईपीसी 354 बहुत वाइड, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। उसमें बताया है कि आपसे कोई जोर से बात करता है, आपसे चिल्ला के बात करता है, मैंने आपको बताया। अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है, आपको कोई आंखें दिखाता है, इट ऑल कम्स ऑन आईपीसी 354। और कुछ पूछना चाहेंगी? पूछ लीजिए। If anyone asks the question, please raise your hands. अनमोल अजमेरा, LSF। गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून। मैम मैंने कई सारे केसेस देखे हैं अभी जिसमें लेटेस्टली आपने जैसे इतने सारे नॉर्म्स बताए लड़कियों के लिए कि उनके लिए रहते हैं, तो कई सारे केसेस अभी मैंने रिसेंटली स्टडी किए थे जब पता चला कि कई सारी लड़कियां जानबूझ के ऐसे अक्यूज कर देती हैं बॉयज को फंसाने के लिए। तो उसके लिए क्या कोई क्रॉस चेक नहीं होता है? अपनी एक मूवी भी है जैसे आर्टिकल 375, उसके अकॉर्डिंग भी उसमें लड़की ही गलत थी बट लड़के को जेल हो गई थी। तो उसके लिए क्या एक्ट्स रहते हैं? उसके लिए क्या मतलब कुछ क्रॉस चेक होते नहीं? क्योंकि उनको लड़कियों को ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं इस चीज के कि उनके लिए नए नए एक्ट्स बनते हैं, पर बॉयज को हमेशा गलत ही समझा जाता है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे भी जाओगे, अगर किसी लड़की ने बोल दिया इस लड़के ने इसको छेड़ा है, तो ऑब्वियसली उस लड़के के ही पीछे पड़ जाते हैं सब। हो गया आपका क्वेश्चन? यस। ओके ओके। ये आपने जो कहा आर्टिकल 375 वाला, तो मैं पहले आपका इस पूरे क्वेश्चन को एक एक पॉइंट में बाइफरकेट करके आपको आंसर करती हूँ। आप जो आर्टिकल 375 वाली मूवी की बात कर रहे थे, ये मूवी किसी रियल स्टोरी पे बनाई गई है। मैं यही बच्चों से कहती हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी कि आप जो चीज देखते हैं उसको समग्रता से देखो, वाइडर एस्पेक्ट, बड़ा परसेप्शन। आप चीज को सिर्फ उतना देखते हो जितना आपको दिखाया जा रहा है। आर्टिकल 375 में आपने ये देखा कि उस लड़की के कहने पे उसको सजा हो गई, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो जो लड़का है वो किस तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व था। गलतियां किसकी ज्यादा है किसकी कम है, इसके रैदर देन कानून इस बात पे बात करता है कि गलती कितनी हुई है और किस तरफ से हुई है। उसमें ये बताया कि उस लड़की ने एक झूठी कंप्लेंट बताई कि मेरा रेप हुआ है और उस लड़के को सजा हो जाती है। वो लड़का उस पॉइंट तक कैसे आया और उस लड़के ने उस लड़की के साथ क्या क्या किया, उसका तरीका गलत था। उसने झूठी कंप्लेंट करी पर हरासमेंट उसका हुआ था। आप उस पिक्चर को फिर से देखिए, वो पिक्चर मैंने भी देखी है। पहली चीज तो ये है। दूसरा मैं इस पे, और वो कोई पॉलिटिकल रिलेटेड पिक्चर थी जिसको अलग से पिक्चराइजेशन किया था। इट वाज एंटरटेनमेंट, आप उसको पर्सनल लाइफ से या प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट ना करें। फिर भी आपको उसमें कोई डाउट होता है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरी बात जो आपने बोली, मैं इससे बहुत हद तक एग्री हूँ कि पुरुषों को बहुत बार गलत ही समझ लिया जाता है, भले ही वो गलत ना हो। इस बात से मैं एग्री करती हूँ, दैट इज प्रैक्टिकली ट्रू। इस बात से मैं इसलिए एग्री करती हूँ कि महिला जो है उसको वनरेबल सेक्शन मान लिया सोसाइटी का, कि वो कमजोर है, वो कमजोर है, वो कमजोर है। जब बार बार किसी को ये बोला जाता है तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तो हमेशा वो किसी को साइड में ही देखती है मदद के लिए। मैंने आपको पहले ही अपने लेक्चर में बताया कि मेरे पास कंप्लेनेंट आएंगे तो वो एक साथ में लड़की को लाते, तो मैं बोलती हूँ आप इसको क्यों लाए, तो बोलेंगे वो मैडम मुझे अकेले आने में ठीक नहीं लग रहा था। मतलब लेडी ऑफिसर के पास भी एक महिला अकेले आने में कंफर्टेबल नहीं है। ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ये लूप होल है, हमारी सोसाइटी का लैकुना है। तो जब उस लड़की को कुछ स्ट्रगल हो जाता है, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, तो वो 5 लोगों को इकट्ठा करके बताती है कि इसने मेरे साथ ये गलत किया। बिकॉज वो खुद को तो सफिशिएंट मान ही नहीं रही ना, वो खुद को कमजोर मान रही है। और दूसरे लोग उसको ये दिखाने के लिए कि आई एम विथ यू, वो उस लड़के को गलत साबित करने पे उतारू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक दिखावा है, इसके पीछे बेस कुछ भी नहीं है।
और जो लड़के अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ और मैं तो किसी को भी परेशान कर लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं कैसे भी कर जाऊंगा, तो किसी को कुछ पता नहीं पड़ेगा, ये लड़की कुछ कर नहीं सकती। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये लड़कों को परेशान करता है। मैं देखती हूँ बहुत सारे बॉयज गर्ल्स बहुत अच्छे रिलेशंस में होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, पर क्या लिमिटेशंस हैं, क्या आपका पैरामीटर है इसको लेके? आप किसी भी इस तरीके के स्ट्रगल के आप बेस में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि इनिशियली ये बात कुछ और थी, इस बात का झगड़ा कुछ और था जो यहाँ आके खत्म हुआ है। लड़कों के साथ अगर कुछ गलत हो गया है तो आप पूरी पूरी घटना को समग्रता से देखें। मैं ऐसा नहीं कहती कि 100% ऐसा ही है, पर 95% केसेस में आई एम वेरी मच श्योर कि बात कुछ और होती है और उसका रेप्लिका कुछ और होता है। पहले हम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, फिर हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फिर इन्वॉल्व होने के बाद हमसे गलतियां होती हैं, फिर गलतियां होने के बाद हम उसको चौराहे पे लाते हैं और तमाशे बनते हैं। तो इसमें मेरा इसमें विजन ये है कि आप चीजों को स्टार्ट, ये बहुत ही सेंसिटिव बोलती हूँ मैं इसको, बहुत सेंसिटिव एज होती है 16 to 21 बॉयज के लिए, और लड़कियों के लिए भी 15-16 साल से 20-22 साल तक। उसमें आपका सोचना, आपका समझना, आपका एक्ट, आपकी डे टू डे एक्टिविटी आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आपको लगता है कि कॉलेज, मैंने खुद इंजीनियरिंग किया, कॉलेज में ऐसा लगता है बस सब कुछ हम हैं, पूरा इंदौर में जो हम है वही है, पर ऐसा नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ा है, कॉलेज से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, और हमारी गलतियों की सजा, बच्चे छोटी सी गलती पे, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मजाक में किसी को चाकू मार दिया, उस पे 307 धारा लग गई, उसकी कभी वो बाइज्जत बरी हो गया, उसने 3-4 गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिए, वो बहुत विलिंगली चाहता था गवर्नमेंट जॉब में जाना, और उसने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर लिए, लेकिन उसका जॉब नहीं लगा बिकॉज पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया। तो लड़के गलत नहीं होते। मैंने बोला जैसे लड़कियां इमोशनल होती हैं, वैसे लड़के लड़के बहुत जज्बाती और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कभी कभी। इस चीज में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये आपके अंदर नेचुरल चीजें हैं। लड़के शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं तो उनको लगता है सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है, तो वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करते हैं। और मुझे दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब किसी बच्चे की जिंदगी इस ओवर कॉन्फिडेंस में खराब होती है। आप ओवर कॉन्फिडेंस को एंजॉय करो, इट्स वेरी नाइस, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस से आपका करियर अफेक्ट हो जाए, आपकी फैमिली सफर कर जाए, दैट विल नॉट कंसिडरेबल। आई थिंक आपका पॉइंट क्लियर है। यस मैम। अभी कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैम वो मूवी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था कि मैं अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहता था, मैं ओके, मेरा वो नहीं मतलब। आप मूवी को पूरा फिर से देखना, और उसके पहले एक डॉक्यूमेंट्री आती है हर एक मूवी के पहले, प्लीज या उसको मैम, पढ़िएगा। थैंक यू मैम। ओके, एनी क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम आजकल मैम लॉकडाउन में हमने बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें मैम ऐसा नहीं लगता मैम आजकल अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही हो गई है रूल्स को लेके, तो लड़कियां फेक फेमिनिज्म का भी थोड़ा हो रहा है मैम, फेक फेमिनिज्म भी बहुत होता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब थोड़े बहुत रूल्स वगैरह थोड़े हो गए स्ट्रिक्ट वगैरह हो गए, ऐसा नहीं मतलब रेप के केसेस नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट रेप के केसेस हर रोज होते हैं, न्यूज़पेपर में भी डेली आता है, लेकिन मैम फेक फेमिनिज्म भी कहीं ना कहीं है जिसके कारण से लड़के भी बहुत सुसाइड करते हैं, जो कि लॉकडाउन में लगभग हर महीने आया है। ओके, आई एम गॉट योर पॉइंट। फेक फेमिनिज्म शब्द तो थोड़ा सा गलत है, पर मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी कि लड़कियों ने कानून का गलत फायदा लिया, आपके शब्दों में आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन उस फायदे को लड़के ने कैसे ले लिया, सॉरी लड़की ने कैसे ले लिया? कुछ ना कुछ बेस और स्पेस तो आपने दिया। जब लड़की कंप्लेंट करने जाती है तो हम लोग ही बैठते हैं उससे पूछताछ करने, हम बोलते हैं सबूत लाओ, उसने बताया कि ये हम बात कर रहे थे 6 महीने से, 7 महीने से हम रिलेशनशिप में थे, हम 15 बार आउटिंग पे गए, हमारे ये रिलेशन बने, इसके ये फोटोग्राफ्स हैं।
फिर कोई पॉइंट आया जिस पे हमारा बिगाड़ हो गया, तो अब मैं कंप्लेंट कर रही हूँ। इसी को आप फेक फेमिनिज्म बोलते हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये स्पेस दिया किसने, ये इनिशियल स्टार्ट किया किसने। और मैं आपको शायद अनमोल का भी ये क्वेश्चन था, इसको मैं आपसे भी रिलेट कर देती हूँ कि आपको लगता है कि ये 375 मूवी या किसी भी मूवी के आप बहकावे में ना आए, आपको अगर जो भी कोर्ट के डिसीजंस आते हैं उनको देखना हो ना, तो आप वेबसाइट पे जाइए, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे रेप केसेस क्वैश हो जाते हैं और कोर्ट से आरोपी बाइज्जत बरी हो जाता है। कोर्ट को पता हो जाता है, आप अगर झूठी कंप्लेंट करोगे और झूठे सबूत बना के कंप्लेंट लॉन्च करा भी दोगे, बहुत झूठी बातें बोल के, झूठे एविडेंस लाके, तो वो एविडेंस कोर्ट में नहीं चलते। आफ्टर ऑल सच सच ही होता है। तो जो लड़के सुसाइड करते हैं बिकॉज वो जानते हैं, मैंने एक सुसाइड हिस्ट्री मेरे पास थी, उसको पता था कि वो इन्वॉल्व है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, और आपने सुसाइड क्यों किया? अगर आपने गलती की थी तो आप स्ट्रगल करते। मैंने बिहार में हम लोग एक आरोपी को पकड़ने गए थे, वहां पर मैंने देखा वहां के बच्चों के पास 2 वक्त का खाने का नहीं था। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, मतलब उनके पास सोने बिस्तर नहीं थे, पर वो अपने पढ़ने के लिए स्पेस बनाते थे और पढ़ते थे, दिन में मजदूरी करते थे, शाम को पढ़ते थे। और बच्चे 12th और 10th में 90+ % लाते थे। बिहार में बहुत गरीबी बहुत स्तर की है, तो क्योंकि उनको ये सेकेंडरी चीजें सोचने का वक्त नहीं मिला। जब कोई बच्चे के पास अच्छे से संपन्नता होती है, अच्छे से खाना पीना होता है, माता पिता अच्छे होते हैं, तो उसका माइंड डिस्टर्ब होता है। और माइंड डिस्ट्रक्शन, आपको इंटरनेट दिया है कि आप इस पे पढ़ाई करिए, इसमें अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपने इंटरनेट पे वो चीजें देखी जिससे आपका एग्रेशन बढ़ा, आपका अट्रैक्शन बढ़ा चीजों को लेके। और मैं अट्रैक्शन या एग्रेशन को गलत नहीं कहती, पर आपने उसको दिशा क्या दी? बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर उसको सही दिशा में लगाया जाए तो वो देश को कहां से कहां ले जाए। लेकिन आपने क्या किया और उसके बाद उसका क्या परिणाम आया कि आपको सुसाइड करना पड़ा। और अगर आप गलत नहीं थे तो आपने सुसाइड क्यों किया? पहली बात तो आप गलत हो या सही हो, सुसाइड करना इज नॉट द वे। तो लड़कों ने जो सुसाइड किया वो अपने फ्रस्ट्रेशन में किया, सुसाइड ही अपने आप में बहुत गलत है। कहीं ना कहीं आपकी सोच की, आपकी परवरिश की और आपके दृष्टिकोण की कमी थी जो आपने सुसाइड किया। सुसाइड करना ही गलत था। और रहा सवाल इस बात का कि फेमिनिज्म का फायदा लिया जा रहा है, तो फेमिनिज्म का फायदा कोई तब लेगा जब आप फायदा लेने दोगे। स्टार्टिंग कौन ने की? कौन आया जिसने स्टार्ट किया? हम और आप ही तो थे उसके बेस में। आप अगर किसी को अननेसेसरली एक्सेस नहीं दोगे तो वो आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकता। दैट इज 100% कंफर्म। हमने हर केसेस में देखा है, एक भी केसेस मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसमें अपने आप हवा में तो आप किसी की कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं आपकी कंप्लेंट नहीं कर सकती कहीं जाके, कुछ ना कुछ मुझे उसके लिए बेस चाहिए रहेगा, पुलिस मुझसे पूछेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। 100% झूठ के आधार पे आप कोई कंप्लेंट, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। वो सच्चाई उस लड़की के पास कंप्लेंट करने के लिए कहाँ से आई? वो तो प्रोवाइड करी ना किसी लड़के ने, मतलब कुछ ना कुछ घटना घटी। तो हम उसको एकदम फेक कंप्लेंट नहीं कह सकते। हाँ, 60-40 का रेशियो हो सकता है जो कोर्ट में क्लियर हो जाता है। तो आप प्लीज एक बार कोर्ट के वर्डिक्ट देखिए कि कितने में कन्विक्शन हुआ है, कितने कोर्ट केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें लड़कों को बाइज्जत बरी किया गया अगर झूठी कंप्लेंट्स थी तो। एनीथिंग एल्स? एनीवन? मैम है 3 रेज हैंड है, इनमें से सबमिशन हुए हैं। मेरे में क्या? अच्छा, NSA सबमिशन। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम माइकल अभिषेक दुबे। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा आपने बताया तो इससे रॉन्ग केसेस भी होते हैं। तो जो हमने दिल्ली में आज से मतलब करीबन 15 मंथ पहले एक केस देखा था सरबजीत सिंह का। हाँ, तो मैम उसमें ये था, जब मतलब मेरा ये वो नहीं क्वेश्चन कि क्या हुआ, बस मेरे क्वेश्चन जो 15 मंथ में उनके साथ हुआ, तो अगर इसे पुलिस ने अगर कंप्लेंट करी है तो मैम उन 15 मंथ में जो मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये बोल सकते हैं हम, जैसे कि सोशल मीडिया भी जो बहुत ज्यादा ट्रोल करती है, उसके बाद अगर बंदा या जो भी है वो नॉर्मल, ही इज नॉट अक्यूज, मतलब वो गलत नहीं है, तो क्या उसको आगे हेल्प होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, 100% हेल्प होती है।
अगर वो अक्यूज नहीं है और वो गलत नहीं है, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो उसके बाद हमारे पास एक और एडवाइजरी होती है जिसको हम स्ट्रक्चर पैनल कहते हैं, वो उसको लिख के देता है कि उसकी गलती नहीं है। बिल्कुल इसका प्रावधान है कानून में। अगर कोई गलत नहीं है तो वो 100% साफ सुथरी छवि के साथ समाज में वापस आता है, नो प्रॉब्लम। I think it's clear to you, Dubey? Any other question? Yes, Ashish. यस मैम, वेरी गुड आफ्टरनून मैम, दिस साइड आशीष मिश्रा मैम। मैम आपने एक अभी एग्जांपल दिया था कि दहेज प्रथा में, तो क्या सिर्फ लड़कियों के साइड से ही दहेज का वो कंप्लेन कर सकते हैं? आप सोचते हो कि ये सही डिसीजन रहेगा सामने वाले को, मतलब किसी भी तरीके से कोई और बॉयज भी कंप्लेन कर सकते हैं अपने हरासमेंट का, क्लॉज है आईपीसी, पढ़िए आप। जिस सेक्शन में महिलाएं कंप्लेंट करती है उस सेक्शन में पुरुष भी कर सकते हैं, पर वो दहेज की नहीं कर सकते, अपने हरासमेंट की। एग्जैक्टली मैम, मेरा वही क्वेश्चन था कि वो सिर्फ लड़कियां ही क्यों कर सकती हैं? एंड द आप सेकंड भी क्वेश्चन, कर सकते हो। मैंने आपसे एक और बात बोली आप सब बच्चों से कि आप लॉज को पढ़ना नहीं चाहते, आप स्कूल कॉलेज की किताबें ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, पर आपकी जिंदगी भी किसी सर्टेन प्रिंसिपल से और एक सिस्टम, एक सोसाइटी से चलेगी। आप उसमें सोसाइटी का, उस सिस्टम का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का आपने अध्ययन नहीं किया। आप बिल्कुल करिए, आपके पास उसके लिए कानून है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके साथ हरासमेंट होता है, आपको कोई टॉर्चर मिलता है आपकी वाइफ से, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आई मीन आपसे मतलब बॉयज। मैम सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि डू यू थिंक दैट कि रिलेशन, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में सिर्फ बॉयज ही चीटिंग करते हैं, गर्ल्स नहीं करती? एंड द बिल्कुल थर्ड करती है, क्वेश्चन, बॉयज कंप्लेंट नहीं करते। एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज दैट कि जो आपने एक एग्जांपल दिया था अभी कि इक्वली सबको, मतलब वो जो हम लोगों को सबको बराबर देखना चाहिए, तो एक काम वाले बाई का मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अभी मेरे सामने भी वही सेम चीज हुआ था कि वो लोग भी तो माइंड गेम खेलते हैं। अगर इक्वली उन लोगों को हम अपने बराबर उनको अगर रखेंगे तो दे आर ऑल्सो प्लेइंग माइंड गेम मैम। ओके, जैसे कि मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। हम उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए। जब उनके साथ 15 बार गलत हुआ है और 16वें व्यक्ति आप हैं, आप सही भी कर रहे हैं, तो वो आपको डाउट में लेंगे। आपको उसके उस फेथ को, उस विश्वास को गेन करना पड़ेगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस खराब होता है तो वो नई लाइफ में भी यही सोचता है कि अब गलत ही होने वाला है। Okay, ma'am, we are running out of time, so we are taking only 2 questions, last 2 questions. ओके, Yes, लक्ष्य। Laksh. मैम अभी आपने बोला कि लड़के भी कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। मैम ये मतलब क्वेश्चन नहीं बट सॉर्ट ऑफ थोड़ा सजेशन है। मैम हमेशा बस न्यूज चैनल्स पे भी, मैम जैसे आपने बोला राज्यसभा टेलीविजन पे, लोकसभा टेलीविजन पे, हमेशा मैम यही आता है कि लड़कियां कंप्लेन कर सकती है। मतलब मैम कितने लड़कों को तो मालूम ही नहीं होगा कि ये मतलब ये जो दहेज की जो कंप्लेन होती है वो लड़के भी कर सकते हैं। दहेज की तो मैम कंप्लेंट लड़के नहीं कर सकते, लड़के हरासमेंट की और टॉर्चर की कंप्लेंट कर सकते हैं। यस मैम, लेकिन मैम ये तो मैम मतलब मालूम ही नहीं होता ना मैम, अवेयरनेस सही नहीं है मैम इसकी तो, क्योंकि हमको सिर्फ मैं लक्ष्य में आपको क्लियर कर देती हूँ, क्वेश्चन में आपका समझ गई। इसका रीजन ये है कि अवेयरनेस लड़कियों की इसलिए ज्यादा है, मैंने बेटा आपको पहले ही बताया कि लड़कियों को वनरेबल सेक्शन माना गया है, कि वो दीनहीन टाइप की हैं, वो अपनी बात कह नहीं सकती, तो उनको जगह, सहारा किसको दिया जाता है? जिसको कमजोर समझा जाता है, उनको कमजोर समझा गया। और मैं यही कह रही हूँ कि लड़कियां कमजोर नहीं है, और लड़कों का ऐसा नहीं है कि वो दुख सहने के लिए ही है, या उनको दुख नहीं होता है, या उनको परेशानी नहीं होती। वही जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रही हूँ मैं, कि लड़के भी कंप्लेंट कर सकते हो। 498 सेक्शन महिलाओं के लिए है, आपके लिए और अलग सेक्शन है, तो आप आईपीसी पढ़िए। मैं आपको ये कह रही हूँ, आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी, इनफैक्ट आपकी कंप्लेंट लॉन्च होगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप कंप्लेंट। लेकिन मैम अवेयरनेस तो मैम
सिर्फ केवल लड़कियों के लिए दिखाते हैं ना मैम, तो मतलब अवेयरनेस, इसको अगर आपके लिए अवेयरनेस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून नहीं है, कानून तो है। आप बहुत सिलेक्टेड कानून के बारे में जानते हो। आईपीसी में 512 सेक्शंस हैं, तो सारे सेक्शंस के बारे में आप नहीं जानते हैं। आपको अपनी बात रखने के लिए आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। आपने वो एक सीरियल, वो चैनल पे वो आता है कौन बनेगा करोड़पति, देखते हो कभी? उसमें यस वो मैम। कहता है कि आपका ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाएगा, तो आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। आपको अपने सेक्शंस पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस मेरे फेवर में करते हैं। बीइंग अ मेल आपको ये पता होता है कि कौन सा ब्रांड का कपड़ा मुझे पहनना है। आपसे मतलब हर बच्चे को पता होता है कि मैं लड़का हूं तो मुझे ये पहनना है, ये ऐसे रहना है। तो आप कानून क्यों नहीं पढ़ना चाहते भाई? बच्चों, आप कानून भी पढ़िए। कानून भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जीवन जीने के लिए। अगर आपके साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो, पर किसी के साथ गलत होता है तो आप उसकी मदद तो करेंगे, आप उसको आगे तो बढ़ाएंगे, आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो कानून जानना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या गलत हो जाएगा। किसी और के साथ गलत होगा तो आप उसको ये नॉलेज शेयर कर सकते हो कि आप इससे कंप्लेंट करिए, आप पुलिस के पास जाइए। जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप पुलिस भी आपको रिस्पेक्ट से देखती है कि ये बंदा मेहनत करके मेरे पास आया, तो उसको सपोर्ट करती है पुलिस भी, सिस्टम सपोर्ट करता है, सोशल सपोर्ट मिलता है। एनीथिंग एल्स? यस शोभित। हेलो। हाँ मैम, मैम मेरा क्वेश्चन ये है, अभी एक न्यूज आई थी कि इंदौर में ही गुरुद्वारे के पास बाणगंगा इलाके की 2 लड़कियों ने शुरू चाकी निकाल लिए थे सरेआम। तो हेलो यस, क्या बोला आपने? थोड़ा सा मैम, ये बोल रहा हूँ, अभी हाँ, कुछ दिनों की पहले की बात है, इंदौर में ही ओके, 2 लड़कियों ने सरेआम शुरू चाकी शायद निकाले थे, यस यस, है ना। तो उनके माँ बाप कह रहे थे कि वो लड़कियां आवारा हैं। तो और उनके खिलाफ अगर हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर वो इस तरह से फायदा उठाने लग गई हैं लड़कियां, कि पहले ही सिर्फ खबरें सुनने को मिलती लड़के ही ऐसे हैं, ठीक है। तो अगर तो इस खबर से इस मतलब सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है कि मतलब लड़कियों को अगर हम इक्वलिटी का दर्जा दे रहे हैं, लड़कों के बराबर समझ रहे हैं, तो वो भी मतलब सभी क्षेत्र में बराबरी करेंगी लड़कों की। ये एक्चुअली जो भी क्राइम होता है उसका बहुत डिटेल स्टडी है मेरा। क्राइम मेंटल डिसऑर्डर से होता है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब पागलपन नहीं होता है, जी एक मैम। टाइम बीइंग का पागलपन होता है। मतलब आप उस टाइम नहीं सोच पाते हो आप क्या सही क्या गलत कर रहे हो। शायद किसी मर्डर करने वाले से हम बाद में पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया, तो शायद से वो उतना जस्टिफाई ना कर पाए उस बात को। वो एक भावोवेश और गुस्से में किया गया काम होता है, उसमें कोई बराबरी का प्रश्न नहीं है। जी। और ये तो आप ऐसा समझ सकते हो कि पहले शायद से इतना मौका ही नहीं मिलता था गुस्सा दिखाने का या अपनी बात रखने का। अब शायद से इतना माहौल खुला है कि उसने खुलेआम अपनी बात रखती है। उस केस के बारे में आई हैव नो आइडिया, पर मैं कहना चाहूंगी किसी भी क्राइम के लिए मैं एक वाइडल एस्पेक्ट में कहूंगी कि क्राइम जब भी होता है तो एक टाइम बीइंग का पागलपन होता है। उसमें आदमी बहुत ज्यादा सोचता समझता नहीं है, उसमें लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर कुछ नहीं होता है। वो तो भावनात्मक रूप में किया गया कोई काम है। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम। Ma'am, actually, since we are running out of time, so Okay, I think- fine. Okay, Okay, fine. ma'am. So thank you, ma'am. Thank you so much for such an enlightening lecture. I hope everyone here is benefited by awareness you're created from your lecture. Now, I would like to call Dr. Rekha Jain, HOD Mathematics, for acknowledgement. आपकी साइड से नहीं बंद होगा मतलब बस। Thank you, Megha. I, Dr. Rekha Jain, on behalf of Medicaps University, extend hearty vote of thanks to our guest speaker, Shrishti Bhargav ma'am, DSP Cyber Cell. Thank you for such informative and interactive lecture. Ma'am, we would like to have more lectures on it so that our more students will get benefit from your knowledge, and you have vast knowledge about it. We can see how thoroughly you are in this chapter. So we would like to have some more lectures on it so that we can have some knowledge of laws.
So thank you, ma'am. I extend my thanks to our Honorable VC, Dr. S.K. Somani, sir, to take out time for his busy schedule to grace the event. Thank you, sir. Thank you for inspiring, for having such kind of lecture in our university. Thank you so much. A special thanks to co-convener Dr. Anand Yadav, sir, for all essentials arrangement for this lecture. A special thanks I would like to give to Registrar Office for all kind of support for this event. I would also like to thank Ms. Megha Shrivastava to host the event. I would also like to thank our technical team, Ms. Amrita Mantri and Mr. Surikant Soni, for all their contribution for the event. Last but not the least, all my dear students, faculty members and participants to attend this program. Thank you so much. Thank you once again, ma'am. This is Rekha Jain signing off. Okay. Rekha madam. Yes, sir. Our Honorable Vice Chancellor wants to say something. Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल आपकी बात बड़े ध्यान से और सब कुछ सुन रहा था, और बच्चों ने मतलब आपने जो बताया और उसके बाद में बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो सब भी मैंने बड़े गौर से मैंने सुने। रेखा मैडम हमारे यहाँ जो है पर्टिकुलरली जेंडर सेंसिटिविटी एंड वुमेन्स हेरेसमेंट और जो सेल्स वगैरह सब कुछ होती है उसके लिए मैडम को हमने चार्ज दे रखा है। तो उसी तारतम्य में आपसे जो है उनकी बात हुई और आपने अपना समय निकाला, बड़ी अच्छी बात है। और जितने शांति से और तरीके से आपने सारी चीजें रखी है वो कम से कम पुलिस वाले से या साइबर वाले से तो फिर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर पुलिस वालों से ऐसा एक्सपेक्टेशन नॉर्मली होता नहीं है। पर बड़ी अच्छी बात आपने जो बताई, तो कम से कम इन बच्चों के थ्रू बाकी बच्चों में भी जो अवेयरनेस आएगी। पर्टिकुलरली आई एम वेरी डिलाइटेड टू नो दैट यू हैव एम्फेसाइज्ड ऑन नोइंग द रूल्स एट लीस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बड़ी विडंबना है कि हम जो है सहायक वाचन या बाकी सब चीजें पढ़ाने के लिए जो है क्लास 1-2 से बात करते हैं, पर लॉ के बारे में बात करने के लिए हम हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बड़ा उसको पीछे रखा गया है। और एक इमेज जो है, जैसे बच्चों ने बोला कि वो 375 है या कुछ है, मतलब दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी वो जो फिल्मीकरण होता है उससे जरा ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ अलग होती है। आपने निश्चित रूप से कुछ एग्जाम्पल्स बड़े तरीके से जो लिए कि आज एक महिला भी आपके यहाँ पे आने के लिए पुरुष का सहारा लेके और वहां पे आती है कि नहीं, अपनी बात बताने के लिए भी उसको वो परेशानी होती है। तो ये सब चीजें जो हैं मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम शिक्षा प्रणाली थोड़ी सी जो सुधर रही है और बच्चों में जो अवेयरनेस आती है उससे शायद सब चीजें होगी। और एट द सेम टाइम वी आर फॉर्चुनेट टू हैव पीपल लाइक यू। हमारे पास जो है जब भी मौका लगता है तो पुलिस डिपार्टमेंट ने काफी सहयोग दिया है, और अवेयरनेस के लिए तो कम से कम आपसे लेके और हर आदमी जिसको हमने अप्रोच किया है बराबर मतलब आईजी साहब तक भी जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं कि भाई यदि किसी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का काम है तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल। और निश्चित रूप से एजुकेशन में जितना ज्यादा ये फैलाव आएगा तो इन बच्चों के साथ बाकी सब लोगों का भी इम्प्रूवमेंट तो होगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, और अवेयरनेस होने से कई चीजें ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। मतलब जितने तरीके से आपने अभी हाल बच्चों को बताया तो उनके मन में कम से कम ये तो आ गया है कि ये सब दिखावे की चीज कुछ अलग होती है और एक्चुअल में जो है कुछ अलग होता है। और मैं निश्चित रूप से आपका धन्यवाद देता हूं, और आगे भी जो भी कभी आपकी जरूरत लगेगी बच्चों को और अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये अभी तो जो है हम केवल करीब 200 के अंदर वाले बच्चे हैं, पर 7000 की स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ। तो एक आध बार जब भी ये कोविड वाली सिचुएशन से हम लोग उबर जाएंगे तो एक फिजिकल जो
आपका लेक्चर यदि यहाँ पे होगा तो काफी खुल के बच्चे भी बात कर पाएंगे और अवेयरनेस बढ़ेगी। तो हमारी ओर से धन्यवाद, नमस्ते। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for all your kind words. Thank you so much. Okay, have a nice day to all. Thank you. Same to you, ma'am. Thank you, sir.